नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। दोस्तों, ये एनसीईआरटी का तारतम्य लगातार हमारे साथ और आपके साथ मिलजुल कर चलता आ रहा है और इसी तारतम्य में हम जियोग्राफी के सेक्शन पर 9वें अध्याय पर आ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे शीतोष्ण घास स्थलों में जीवन। जिन स्थानों पर पेड़ ही मुख्य वनस्पति होते हैं उन्हें हम वन कहते हैं। इसी प्रकार जिन प्रदेशों में पादप जीवन में मुख्यतः घास की अधिकता होती है उसे घास स्थल कहते हैं। पृथ्वी की सतह का लगभग 1/4 हिस्सा घास स्थल है। यहाँ पनपने वाले पौधों के प्रकार यहाँ की जलवायु एवं मिट्टी पर निर्भर करते हैं। घास स्थल के निर्माण में जलवायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए आमतौर पर जलवायु के आधार पर विश्व के घास स्थलों को दो मुख्य श्रेणियों में बांटा जाता है: शीतोष्ण प्रदेश के घास स्थल एवं उष्णकटिबंधीय प्रदेश के घास स्थल। आइए जानते हैं प्रेयरी। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को प्रेयरी कहते हैं। मतलब उत्तरी अमेरिका जो है वो ये भारत उष्णकटिबंधीय जो आपका विषुवत रेखा है ना, भूमध्य रेखा। इस भूमध्य रेखा के उत्तर में है ना, ये उत्तर दक्षिण, तो ये उत्तर में उत्तरी अमेरिका इस तरफ है। अगर आप पूरा मैप देखेंगे तो यहाँ पे उत्तरी अमेरिका दिखेगा, नीचे की तरफ दक्षिणी अमेरिका दिखेगा, ये अफ्रीका है, ये एशिया है ना, इसमें भारत भी अपना यहाँ पर है। तो ये उत्तरी अमेरिका वाले सेक्शन में क्या होता है, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घाट स्थल को अपन क्या बोलते हैं, प्रेयरी कहते हैं। ये समतल, मंद ढलान या पहाड़ियों वाले प्रदेश हैं जहां पेड़ कम तथा घास अधिक होती है। वास्तव में यह घास का विशाल क्षेत्र है। अधिकांश भागों में प्रेयरी वृक्ष रहित है, परंतु निचले मैदानों के निकट नदी घाटियों के साथ साथ यहाँ वन भी पाए जाते हैं। 2 मीटर तक ऊंची घास यहाँ के भूदृश्य की प्रधानता है। वास्तव में यह एक घास का सागर है। प्रेरी पश्चिम में रॉक पर्वत एवं पूर्व में ग्रेट लेक से घिरे हुए हैं। उत्तरी अमेरिका का मानचित्र अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि प्रेरी संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के कुछ भागों तक फैली हुई है। कहां से कहां तक? संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के मुख्य स्थानों तक फैली हुई है। अमेरिका के प्रेरी का अपवाहन मिसिसिपी की सहायक नदियां तथा कनाडा के प्रेरी का अपवाहन सास्केचुआन नदी के सहायक नदियां करती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें प्रेरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द प्रिएटा से हुई है, जिसका अर्थ सादल होता है ना। आगे बढ़े अपन। इसमें देखो यहाँ पे क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका का यह चित्र दिखाया हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रेरी के घास के मैदान अमेरिका मूल निवासी, जिन्हें रेड इंडियन कहा जाता है, का निवास स्थल कहते हैं रहे हैं। वे लोग इस महाद्वीप के वास्तविक निवासी थे। प्रेरी अन्य आदिवासी जैसे अपाची, क्रो, क्री तथा पानी के भी निवास स्थल रहे हैं। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका का चित्र है। इस संयुक्त राज्य अमेरिका के चित्र में आप देख सकते हैं कि उत्तर अमेरिका में प्रेरी जो है यहाँ पर पाई जाती है। ये घास के मैदान है। जलवायु महाद्वीप के मध्य स्थित होने के कारण यहाँ चरम तापमान वाली महाद्वीपीय जलवायु होती है। महाद्वीप के मध्य स्थित होने के कारण यहाँ क्या होती है, चरम तापमान वाली महाद्वीपीय जलवायु होती है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि शीत ऋतु में कनाडा के विनीपेग में तापमान हिमांक से -20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। शीत ऋतु में यह प्रदेश बर्फ की एक मोटी परत से ढक जाता है। यहाँ वार्षिक वर्षा सामान्य होती है, जो घास के विकास के लिए अनुकूल है। उत्तर दक्षिण अवरोध की अनुपस्थिति में यह चिनूक नामक एक स्थानीय पवन बहती है। तो अमेरिका में कौन सी हवा बहती है? चिनूक हवा बहती है और वहाँ की जो घास है उसको क्या बोलते हैं? प्रेयरी। चिनूक एक गर्म पवन है जो शीत ऋतु में बहती है तथा कम समय में ही तापमान बढ़ा देती है। तापमान में वृद्धि के कारण बर्फ पिघलने लगती है एवं पशुओं के चरने के लिए चारागाह उपलब्ध हो जाता है। वनस्पति जात एवं प्राणी जात। प्रेरी सामान्यतः पेड़ विहीन होते हैं। जहाँ जल उपलब्ध होता है वहाँ शरपत, विलो, आल्डर, पॉपलर जैसे पेड़ उगते हैं। 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले प्रदेश कृषि के लिए उपयुक्त होते हैं, क्योंकि यहाँ की मिट्टी क्या होती है, उपजाऊ होती है। यद्यपि इस क्षेत्र की मुख्य फसल क्या है, मक्का है, जबकि अन्य दूसरी उगने वाली फसलें आलू, सोयाबीन, कपास एवं अल्फा हैं। तो कौन कौन सी जो फसलें हैं वो कौन कौन सी हैं? आलू, सोयाबीन, कपास एवं अल्फा जो है यहाँ की मुख्य फसलें हैं। जिन क्षेत्रों में वर्षा काफी कम एवं अनिश्चित होती है वहाँ पैदा होने वाली घास छोटी एवं नुकीली होती है।
है। ये प्रदेश मवेशियों को पालने के लिए उपयुक्त है। विशाल मवेशी फार्म को रेंच एवं उसकी देखभाल करने वाले को काउबॉय कहते हैं। तो जो विशाल मवेशी हैं, जो बड़े मतलब ये प्रदेश मवेशियों को पालने के लिए उपयुक्त हैं। तो विशाल मवेशी जो बड़े मवेशी होते हैं, जो बड़े मवेशी फार्म होते हैं, मतलब जहाँ पर बहुत सारे जो मवेशियों को रखा जाता है, तो विशाल मवेशी फार्म को रेंच एवं उसकी देखभाल करने वाले को काउबॉय कहते हैं। बाइसन या अमेरिकी भैंस इस प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण पशु है। निरंतर शिकार के कारण ये पशु लगभग लुप्त हो गए हैं और अब इन्हें सुरक्षित प्रजातियों की श्रेणी में रखा गया है। तो बाइसन कौन सी प्रजाति है? एक सुरक्षित प्रजाति की श्रेणी में इनको रखा गया है। अब ये निरंतर लुप्त होते जा रहे हैं। इन्हें सुरक्षित प्रजातियों की श्रेणी में रखा जाता है। इन प्रदेशों में पाए जाने वाले अन्य जीव हैं खरगोश, काइयोट, गोफर एवं प्रेरी कुत्ता। तो यहाँ पे आप जाने कंबाइन यानी संयंत्र, कंबाइन क्या है? संयंत्र है, एक मशीन जो बुआई, जुताई एवं थ्रेशर तीनों का कार्य करती है। ये देखिए अपने घोड़े के साथ काउबॉय, ये एक काउबॉय है जो अपने घोड़े के साथ है। तो काउबॉय वो कहलाते हैं जो एक बड़े विशाल मवेशी फार्म को देखभाल करते हैं। लोग ये इस प्रदेश के लोग काफ़ी परिश्रमी होते हैं। अपने विपुल प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के लिए इन्होंने प्रौद्योगिकी का सफलतापूर्वक विकास कर लिया है। विश्व के 2 सबसे अधिक विकसित देश संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा में यह प्रदेश स्थित है। कृषि की वैज्ञानिक विधियों एवं ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और कंबाइन के उपयोग से उत्तरी अमेरिका सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक बन गया है। गेहूं के अत्यधिक उत्पादन के कारण प्रेरी को विश्व का धान्यागार भी कहते हैं। दुग्ध उत्पादन एक अन्य प्रमुख उद्योग है। डेयरी क्षेत्र ग्रेट लेक से पूर्व में अटलांटिक तट तक फैला हुआ है। दुग्ध उत्पादन एवं व्यापार स्तर पर कृषि दोनों खाद्य प्रक्रम उद्योगों को बढ़ावा दे रहे हैं। कोयला एवं लोहा जैसे खनिज पदार्थों के विशाल भंडार तथा सड़क, रेल एवं नहर की समुचित व्यवस्था के कारण यह क्षेत्र विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश बन गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेरी में प्रमुख नगर शिकागो, मिनियापोलिस, इंडियानापोलिस, कंसास और एवं डेनवर हैं। कनाडा के प्रेरी के प्रमुख नगर एडमोंटन, सेस्काटून, कैलगरी और विनिपेग हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपन। यहाँ के वेल्ड, दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल को वेल्ड कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं? वेल्ड कहते हैं। वेल्ड 600 मीटर से 1100 मीटर तक की विभिन्न ऊंचाई वाले उर्मिल पठार होते हैं। ये डेकेसबर्ग पर्वतों से घिरा है। इसमें पश्चिमी से कालाहारी रेगिस्तान स्थित है। इसके पश्चिम में क्या है? कालाहारी रेगिस्तान स्थित है। इसके उत्तर पूर्व में उच्च वेल्ड स्थित है जिसकी ऊंचाई कुछ स्थानों पर 1600 मीटर से भी अधिक है। अफ्रीका का मानचित्र अगर देखो तो वेल्ड से घिरे देशों के नाम बताइए। ऑरेंज एवं लिम्पोपो नदी की सहायक नदियां इस प्रदेश को सिंचित करती हैं। तो जहां वेल्ड जो है ये घास के मैदान है, इनके बारे में अगर अपन जाने तो ये क्या है? दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान, घास स्थल को अपन वेल्ड बोलते हैं। मतलब ये क्या होते हैं? शीतोष्ण घास मैदान है। इनकी जो ऊंचाई है 600 से 1100 मीटर तक की होती है। ये जो इसके पश्चिम में जो वेल्ड मैदान है, इनके पश्चिम में क्या है? कालाहारी रेगिस्तान है। मैंने अभी आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि जितने भी रेगिस्तान है वो अपन को किस साइड मिलेंगे? पश्चिमी साइड मिलेंगे। कोई भी रेगिस्तान को अगर आप ढूंढो तो वो कहाँ मिलेंगे? मानचित्र के पश्चिमी साइड मिलेंगे। इसके उत्तर पूर्व में उच्च वेल्ड स्थित है। इसकी ऊंचाई कुछ स्थानों पर 1600 मीटर से भी अधिक है। अफ्रीका के मानचित्र में आप देख सकते हो। वेल्ड से घिरे देशों के नाम ढूंढो। ऑरेंज और लिम्पोपो नदी की सहायक नदियां इस प्रदेशों को क्या करती है? सिंचित करती हैं उनको। अगर आप ढूंढते हो तो ये रही लिम्पोपो नदी और ये ऑरेंज नदी। इनका इस पूरे चैप्टर में आप देख सकते हो। ये अफ्रीका महाद्वीप को तीनों रेखाएं, मकर रेखा, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा कट करती हैं। तो इनका यहाँ की जो जलवायु वो भी थोड़ा सा क्या है? उष्ण कटिबंधीय है, मतलब काफी गर्म है। जलवायु, हिंद महासागर के प्रभाव के कारण वेल्ड की जलवायु नम होती है। शीत ऋतु ठंडी एवं शुष्क होती है। इस दौरान तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है एवं जुलाई सबसे अधिक ठंडा महीना होता है। ग्रीष्म ऋतु अल्पकालिक एवं गर्म होती है। ग्रीष्म ऋतु में जोहान्सबर्ग का तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाता है। वेल्ड क्षेत्र में वर्षा नवंबर से फरवरी के बीच ग्रीष्मकालीन महीनों में होती है। यह वेल्ड के तट
तटों पर गर्म महासागरीय जलधारा प्रभावित होने के कारण होता है। यदि शीत ऋतु में जून से अगस्त तक के महीनों में वर्षा कम होती है तो ये क्षेत्र क्या हो जाते हैं, सूखाग्रस्त हो जाते हैं। ठीक है। किसी ना किसी प्रकार की घास पृथ्वी के धरातल पर लगभग सभी जगह पाई जाती है। उन स्थानों के नाम बताइए जहां आपने घास को उगते देखा है। उदाहरण के लिए लॉन में आपने देखा होगा, क्रिकेट के मैदानों में देखा होगा, पार्श्व मैदानों और दरारों इत्यादियों में आपने ये घासों को उगते हुए देखा होगा। उनको देखिए और उनके बारे में जानिए। बेल्ट दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। वह यह जब बेल्ट में ग्रीष्म ऋतु होती है तो उस समय प्रेरी कौन सी ऋतु होती है, प्रेरी में कौन सी ऋतु होती है? तो देखो, जब यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु कहाँ पर होती है, नवंबर दिसंबर में होती है। उस समय प्रेरी में कौन सी होती होगी? आप ऊपर अभी अपन ने जब संयुक्त राज्य अमेरिका का पढ़ा तो वहां पे क्या कौन सी घास उगती है? प्रेरी। तो प्रेरी वाले क्षेत्र हैं जहां पर उन क्षेत्रों में कौन सी ऋतु होती है वो अभी अपन ने ऊपर पढ़ा, तो उसको एक बार फिर से पढ़ाएंगे तब आपको पता चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वनस्पति एवं प्राणी जात। यहाँ वनस्पति विरल है। अधिकतर स्थल घास से ढके रहते हैं। लाल घास वेल्ड की झाड़ियों में पैदा होती हैं। बबूल एवं मारोला ऊंचे हुए वेल्ड से उगते देखे गए हैं। वेल्ड के प्रमुख जानवर शेर, तेंदुआ, चीता और कुड़ू हैं। निवासी वेल्ड पशुपालन एवं खनन के लिए प्रसिद्ध है। वेल्ड की मिट्टी अधिक उपजाऊ नहीं होती है, यद्यपि जहां उपजाऊ भूमि है वहां फसल उगाई जाती है। मक्का, गेहूं, ज्वार, अखरोट एवं आलू यहाँ की मुख्य फसलें हैं। तंबाकू, गन्ना एवं कपास जैसी नकदी फसल भी यहाँ उगाई जाती है। भेड़ पालन यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। भेड़ मुख्यतः ऊन के लिए पाली जाती है तथा इसकी वेल्ड में ऊनी उद्योग विकसित हुआ है। मेरिनो भेड़ एक लोकप्रिय प्रजाति है। तो यहाँ वेल्ड की जो मुख्य प्रजाति है वह उसकी भेड़ की वो कौन सी है? मेरिनो। तथा दुग्ध उत्पादन के लिए यहाँ का दूसरा स्थान व्यवसाय के लिए है। पशुपालन गर्म एवं नर्म प्रदेशों में किया जाता है एवं मक्खन, चीज जैसे दुग्ध उत्पाद का उत्पादन घरेलू उपयोग एवं निर्यात में के लिए किया जाता है। वेल्ड में खनिज का प्रचुर भंडार है। जिन स्थानों पर लोहा एवं कोयला उपलब्ध है वहां लोहा एवं इस्पात उद्योग विकसित हो गया है। सोना एवं हीरे का खनन इस प्रदेश में लोग मुख्य व्यवसाय के रूप में करते हैं। जोहान्सबर्ग का विश्व की स्वर्ण राजधानी कहा जाता है। तो जोहान्सबर्ग को क्या कहा जाता है? विश्व की स्वर्ण राजधानी कहा जाता है। किम्बरले हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। हीरा एवं सोने के खनन के कारण दक्षिणी अफ्रीका तथा ब्रिटेन के बीच व्यापारिक संबंध स्थापित हुए और धीरे धीरे दक्षिण अफ्रीका ब्रिटेन का उपनिवेश बन गया। इस प्रचुर खनिज संपदा वाले प्रदेश में यातायात की सुविकसित व्यवस्था है। तो हीरा और सोना जो है वो अपन को दक्षिण अफ्रीका में मिलते हैं। हीरे जो मिलते हैं किम्बरले में मिलते हैं और जोहान्सबर्ग में जो है अफ्रीका का जोहान्सबर्ग, वहां पे क्या मिलते हैं? सोने की राजधानी बोला जाता है। तो सोने की राजधानी कौन सी है? जोहान्सबर्ग। अफ्रीका की जोहान्सबर्ग जो है वो क्या है? सोने की राजधानी, स्वर्ण राजधानी। और किम्बरले हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं किम्बरले में हीरे की खदान, ये हीरे की खदान है, यहाँ पे हीरे पाए जाते हैं। इसके बाद ऊपर के हिस्से में आपने तेंदुआ को देखा है। तेंदुए के बाद अपन आगे बढ़े तो ये जो क्षेत्र है यहाँ के पूरे हिस्से में क्या है? पूरा विकसित इलाका है और इसने अपने मतलब अपनी गुणवत्ता, सोने और हीरे की गुणवत्ता और इस जगह की खूबियों के कारण ये जो क्षेत्र है वो क्या होता जा रहा है? बहुत ही अच्छा होता जा रहा है और बेहतर बनता जा रहा है। इस जगह पे थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा होती है अफ्रीका में, तो वो इसी कारण से क्या होता है, यहाँ पे हीरे के उत्पादन ज़्यादा होते हैं। बट कैसे होते हैं इस चीज़ के लिए कभी और हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों यहाँ हमारा जो 9वां चैप्टर था कंप्लीट होता है। हमने शीतोष्ण घास के मैदानों में दो चीज़ों के बारे में पढ़ा। एक तो प्रेरी घास के बारे में पढ़ा और दूसरा हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ा? हमने अभी चिनूक हवाओं के बारे में पढ़ा, प्रेरी घास के बारे में पढ़ा। इसके अलावा फिर हमने वेल्ड के बारे में पढ़ा। प्रेरी घास संयुक्त राज्य अमेरिका की घास है, उसके बाद वेल्ड जो है वो दक्षिण अफ्रीका की घास है। इन दोनों के बारे में हमने जानकर बहुत सा अच्छी चीज़ों को अपने पास संकलित किया। कुछ नोट्स आप हमेशा बनाते रहा करिए। जब भी आप इसे पढ़ते हैं एक छोटी सी कॉपी या एक छोटा सा जो डायरी पेन वगैरह कुछ अगर आपके पास हो तो उसे नोट करते चलिए। वैसे ज़रूरत उतनी नहीं है कि आप उसे नोट करें, पर फिर भी कुछ चीज़ों को अगर आप लिखेंगे तो आपके काम आएगी। पर नंबर ऑफ टाइम्स इसको आप स्पीड बढ़ाकर सुनते रहिए, तब भी आपका भला हो जाएगा। इतना मैं आपको कहता हूं। साथ ही क्या है, जब अपन इसके ऊपर के बड़े अच्छे राइटरों को जब अपन उठाएंगे, जहां इनके कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे अपन कोलैब करके फिर कॉन्सेप्चुअल लेवल पर आएंगे, तब इन चीज़ों को हम उठाएंगे और अच्छे से बेहतर तरीके से उठाएंगे। पर ये जो बेसिक नॉलेज है इसको अगर आप एक बार समझ लोगे, इन बेसिक नॉलेजों को एक बार अपने जहन में उतार लोगे
चलोगे तो आप उन चीजों को वन लाइन में फटाफट क्लियर करते चलोगे, तब उस समय आपको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं मानता हूं कि अभी आपको इसको चीज को समझने और जानने में उतनी मेहनत करनी पड़ रही है, तो आज मरोगे तो कल जी जाओगे, और जो कल मरे तो पता नहीं कब जियोगे। तो आज को बिगाड़ने का मतलब आज को पूरी मेहनत झोंक दो और कल को सुधारने के लिए आज इन्हें सुधरो। जब नंबर ऑफ टाइम लिखने पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब किताबों में लिखा हुआ है, सब चीजों में लिखा हुआ है, उसको एक बार पढ़ते चलो। उसके अलग से नोट्स बनाने के लिए बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, उनके नंबर ऑफ पॉइंट्स बस बनाइए ताकि आप रिमाइंड कर सकें किस चैप्टर में आपने क्या पढ़ा। मान लीजिए खुदा ना खास्ता कभी आपको पता चला कि आपको प्रेरी के बारे में पढ़ना है, तो प्रेरी आपको शीतोष्ण घास के मैदानों में 9वें चैप्टर में 7th क्लास की जियोग्राफी में मिलेगा, और आपको वो पूरा का पूरा सेक्शन फटाक से बन जाएगा। तो ऐसी चीजों को आप अपने पास जोड़ के रखिए, ऐसी चीजों को आप अपने पास लाकर रखिए जिनसे आप क्या करें, माल एक्सट्रैक्ट कर सकें, आप आपका जो सामान है, आपका जो नॉलेज है उसको एक्सट्रैक्ट कर सकें, आपके काम की चीजों को आप एक्सट्रैक्ट कर सकें। ऐसी चीजों को जोड़िए तो वो चीजें आपके साथ लगातार बनी रहें, एनसीईआरटी का तारतम्य अपना बना रहे, और ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, खूब सारे लोगों तक शेयर करें, ऐसे ही हमारे साथ बने रहें जब तक हमारे पास कुछ खास नया नहीं है। दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।